स्टूडेंट्स, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने सेक्शन ए बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। और सेक्शन बी में जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं, वो हैं वाटर के बारे में, और उसमें है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सबको पता है कि क्या होता है वाटर पोल्यूशन, क्या फैक्टर्स होते हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिनको आप बोलते हो वाटर पोल्यूटेंट्स। कौन कौन से होते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स, या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के, या क्या सोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, और यू कैन से फॉर वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जनरल से टॉपिक हैं, आपको पढ़े हैं आपने, आप इनके बारे में खुद अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा एक बार अपनी बुक्स में पढ़ लेना है, और अपनी लैंग्वेज में आपने ये क्वेश्चंस दिए हैं स्टूडेंट्स आपको मैंने, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, इसके साथ आपका एनालिसिस ऑफ वाटर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्योर वाटर। ठीक है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है प्योर वाटर। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, उसको डिफाइन करना है। व्हाट आर वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, और इसमें आपने केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स एंड साइकोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स एक्सप्लेन करने हैं इन ब्रीफ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के, एंड क्या सोर्सेज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द वाटर पोल्यूशन और फॉर कंटेमिनेटिंग वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने खुद करने हैं। तो जो सैक के आप असाइनमेंट्स बना रहे हो बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री की, उसमें ये तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट आपका इसमें है एनालिसिस ऑफ वाटर में, वो हमने करना है पहले वाटर सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग आपको पता ही है क्या होती है, लेकिन सैम्पलिंग से पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे एनालिसिस ऑफ वाटर का। ठीक है स्टूडेंट, जनरल सा टॉपिक है बिल्कुल। एनालिसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यू ऑल नो नेचुरल वाटर इज नॉट प्योर एज मैनी सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व्ड इन इट। ठीक है, दीज सब्सटेंसेज बियॉन्ड अ फिक्स्ड कंसंट्रेशन make it polluted and unfit for consumption. Water is used for drinking purpose when its quality index is in range 0 to 25. और जब वाटर इंडेक्स या क्वालिटी इंडेक्स 26 से 50 हो जाता है तो यूज़ किया जाता है इसको फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सिर्फ उसी वाटर को यूज़ किया जाता है जिसका क्वालिटी इंडेक्स 0 से 25 होता है। ठीक है, उसके बाद है, लेकिन जब क्वालिटी इंडेक्स 150 के बाद हो जाए, बियॉन्ड 150 हो जाए, इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वाटर। नाउ वाटर को एनालिसिस करते क्यों हैं? वाटर इज एनालाइज्ड फॉर इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपने वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है, जिससे आप उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करोगे, उसके लिए की जाती है वाटर की एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर की एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये आपको एक जनरल फ्लो शीट डायग्राम बनाया गया है जो दिखा रहा है कि कैसे की जाती है एनालिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले आप वाटर रिसोर्स को सिलेक्ट करोगे जिसकी एनालिसिस करनी है आपने, सिलेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स। एक बार आपके पास वाटर रिसोर्स सिलेक्ट हो गया, फिर आप सिलेक्ट करेंगे मेथड, जो आप देखोगे कि क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक हो गया, मेथड हो गया सिलेक्ट। उसके बाद आप सैम्पलिंग करेंगे प्रॉपर उसकी, उसके बाद लेबलिंग करेंगे सैंपल की, उसके बाद प्रिजर्वेशन करेंगे सैंपल की, फिर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस आपको बता दिया क्यों किया जाता है, क्वालिटी ऑफ वाटर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये है आपका फ्लो शीट डायग्राम फॉर वाटर एनालिसिस। सबसे पहले वाटर रिसोर्स को सिलेक्ट करो, फिर मेथड सिलेक्ट करो, फिर सैम्पलिंग करो, फिर लेबलिंग करो, फिर प्रिजर्वेशन करो उस सैंपल की, फिर एनालिसिस करो, और उसके बाद लास्ट में रिपोर्टिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ वाटर। और एनालिसिस क्यों करनी पड़ती है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वाटर नेचुरली हमें अवेलेबल होता है उसमें सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, नो डाउट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन सब्सटेंसेस की रेंज जो अलाउड रेंज है उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका अनफिट हो जाता है कंजम्पशन के लिए। तो आपको क्वालिटी ऑफ वाटर को एनालाइज करने के लिए
और उसके लिए आपको वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, तब आप एनालाइज करते हो वाटर को। ठीक है, तो ये हो गया वाटर एनालिसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आपके सिलेबस में है दैट इज़ स्टूडेंट सैम्पलिंग। ठीक है, दैट इज़ वाटर सैम्पलिंग स्टूडेंट्स। तो सैम्पलिंग जो वर्ड है वो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वही चीज़ यहाँ पे भी है। जनरल सा टॉपिक है कि अगर मैंने वाटर की एनालिसिस करनी है, ठीक है, आपके पास एक लेक है, आपके पास एक पॉन्ड है या ओशन है या रिवर है, ठीक है, आपने वहाँ पे देखना है कि वाटर का पोल्यूशन लेवल क्या है, उस वाटर का पीएच क्या है, उस वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की जो आपने एनालाइज करनी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पूरा का पूरा ओशन ही ले लूँगी, ठीक है, मैं क्या करूँगी, एक सैंपल सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी अमाउंट मैं मिनिमम अमाउंट लूँगी उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वाटर की जो पूरे बल्क में हैं, पूरे ओशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की, वो उस स्मॉल अमाउंट में भी आनी चाहिए। तो वो जो स्मॉल अमाउंट मैंने सिलेक्ट करना है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। Sampling is the process used to select a small portion of water resource for the purpose of determining physical, chemical and biological characteristics of entire water resource। ठीक है, वो थोड़ा सैंपल जो आप सिलेक्ट कर रहे हो ताकि आप वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लो। उस सैंपल में भी वही प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए जो पूरे वाटर रिसोर्स में है। Sampling is most important property. It is a most important step during analysis of water. सबसे important step होता है जब आप वाटर के एनालिसिस कर रहे हो, दैट इज सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैंपल प्रॉपरली सिलेक्ट होना चाहिए बिकॉज इट अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस। अगर सैंपल आप पूरा अच्छी तरह से सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक सैंपल सिलेक्ट नहीं होगा, तो एनालिसिस की एक्यूरेसी क्या होगी, अफेक्ट। अब है सैंपल कंटेनर्स क्या होते हैं। सैंपल को काय में स्टोर करना है आपने। फॉर टेकिंग सैंपल्स ऑफ सरफेस वाटर ग्लास बॉटल्स आर यूज। सिंपल सा है कि सैंपल कंटेनर्स काय के होते हैं, जनरली आपके ग्लास की बॉटल्स लोगे आप। दिस बॉटल्स आर, लेकिन क्या है कि इन बॉटल्स को आपने रिंस कर लेना है केयरफुली 3 to 4 times बिफोर टेकिंग सैंपल इन इट। ठीक है, मतलब उस सैंपल को प्रिजर्व जो आपने करना है उससे पहले आपने उन ग्लास बॉटल्स को 3 से 4 बार रिंस कर लेना है ढंग से। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें सैंपल ले लिया। अब है सैम्पलिंग मेथड। अब मोस्ट कॉमनली सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड में जो सबसे कॉमन मेथड है दैट इज ग्रैब और स्पॉट सैम्पलिंग। ठीक है, ग्रैब और स्पॉट सैम्पलिंग क्या है, सिंपल सा मेथड है कि सपोज करो रेन वाटर है, ठीक है, रेन गिर रही है और आप उस सैंपल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, दैट इज ग्रैब सैम्पलिंग, दैट इज कॉल्ड स्पॉट सैम्पलिंग। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने सैंपल ले लिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रैब और स्पॉट सैम्पलिंग। ठीक है, तो व्हेन डिस्क्रिएट वाटर सैंपल इज टेकन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पानी का सैंपल ले लो, उसको बोलते हैं आप ग्रैब सैम्पलिंग। ग्रैब सैम्पलिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज, कब ग्रैब सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं आप, जब आपका वाटर का सैंपल क्या होता है, होमोजीनियस। ठीक है, तो जहाँ भी वाटर का सैंपल होमोजीनियस है वहाँ पे आप ग्रैब सैम्पलिंग को सिलेक्ट करते हो। स्टूडेंट्स, ग्रैब सैम्पलिंग में कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सैंपल ले लो, कलेक्ट कर लो उसको, दैट इज ग्रैब सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिंग अ बीकर ऑफ रेन वाटर एंड टेस्टिंग इट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रैब सैम्पलिंग। ठीक है, वाटर का सैंपल ले लो रेन वाटर का और फिर उसको टेस्ट करो, तो वो ही ग्रैब सैम्पलिंग। एक पर्टिकुलर टाइम पे ले लिया, एक स्पेसिफिक लोकेशन में ले लिया। लेकिन प्रोसीजर क्या है इसका, नो स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। नॉर्मल सैंपल कंटेनर्स आर यूज टू टेक द सैंपल। ग्लास कंटेनर ले लो और उसमें सैंपल ले लो। ग्रैब सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, दिस मेथड्स प्रोवाइड इमीडिएट सैंपल फॉर द टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग जो करनी है इमीडिएट सैंपल आपको मिल जाएगा। दूसरा है ग्रैब सैंपल्स आर यूज टू डिटरमिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, pH एंड रेजिडुअल क्लोरीन as these properties change rapidly when the sample is removed from the resource। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, pH या रेजिडुअल क्लोरीन का जो लेवल है वाटर में, उसको स्टडी करने के लिए हम कौन सी सैम्पलिंग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रैब सैम्पलिंग। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं
ये रैपिडली चेंज होती है अगर आप सैंपल को रिमूव कर दोगे फ्रॉम द रिसोर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रेन वाटर गिर रही है, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कुछ और होगी, थोड़े टाइम के बाद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रैब सैम्पलिंग आप तब यूज़ करते हो जब आपने इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ रैपिडली चेंज होती हैं। सेकंड है लिमिटेशंस। ग्रैब सैम्पलिंग की लिमिटेशंस क्या है? ग्रैब सैम्पलिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फास्ट मूविंग वाटर बॉडीज। सबसे पहली बात, फास्ट मूविंग वाटर बॉडीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। ग्रैब सैंपल्स मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर रिसोर्स कम्प्लीटली एज दे आर टेकन एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड ए पर्टिकुलर पॉइंट। रेन गिर रही है, आधा घंटा गिरी, पौना घंटा गिरी, घंटा गिरी, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे ले लिया। ठीक है, तो वो है ग्रैब सैम्पलिंग। तो ग्रैब सैम्पलिंग पूरी रेन वाटर के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगी। ठीक है, तो ग्रैब सैम्पलिंग मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर रिसोर्स कम्प्लीटली एज दे आर टेकन एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर पॉइंट। दीज आर द लिमिटेशंस। नेक्स्ट है कंपोजिट सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ नंबर ऑफ स्मॉल सैंपल्स कॉल्ड सब सैंपल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़े थोड़े पीरियड के बाद आप सैंपल्स लेते रहोगे और फिर उनके बाद उनको मिक्स करोगे, तब बनेगी आपकी कंपोजिट सैंपल। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ नंबर ऑफ सैंपल्स कॉल्ड सब सैंपल्स। इन सब सैंपल्स को क्या बोलते हैं आप? एलिक्विड्स। ठीक है, इन सब सैंपल्स को बोलते हैं एलिक्विड्स। तो जनरली आप 200 से 300 मिलीलीटर कंपोजिट सैंपल बनाते हो, वो हुई कंपोजिट सैम्पलिंग। और इस टाइप सैम्पलिंग कब यूज़ किया जाता है? जब आपका वाटर रिसोर्स क्या होता है? हेटेरोजीनियस। तो ग्रैब सैम्पलिंग यूज़ करते हैं जब होमोजीनियस है वाटर रिसोर्स, और कंपोजिट सैम्पलिंग लेते हैं जब वाटर रिसोर्स आपका हेटेरोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस ग्रैब के लिए, हेटेरोजीनियस कंपोजिट सैम्पलिंग के लिए। कंपोजिट सैम्पलिंग मैंने बता दिया आपको, कुछ भी नहीं है, आपने जैसे रेन ही है, थोड़े टाइम पे गिरी, उसको कलेक्ट कर लिया, थोड़े टाइम बाद कलेक्ट कर लिया, थोड़े टाइम बाद कलेक्ट कर लिया, और फिर उनको मिक्स कर दिया, तो वो बन गया आपका कंपोजिट सैंपल। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट सैम्पलिंग। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंड एवरेज वाटर क्वालिटी ओवर द सैम्पल पीरियड कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय कंपोजिट सैम्पलिंग। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। और लिमिटेशंस है कि वाटर करेक्टरिस्टिक्स सच एज रेजिडुअल क्लोरीन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो चेंज होती है ड्यूरिंग स्टोरेज, उन प्रॉपर्टीज़ को कंपोजिट सैम्पलिंग से डिटरमिन नहीं किया जाता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ग्रैब सैम्पलिंग से आप उन प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन कर सकते हो जो चेंज होती हैं ड्यूरिंग टाइम। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। और दूसरी है लिमिटेशन इसकी, एक और प्रॉपर्टी विच इज़ पीएच। ठीक है, वाटर करेक्टरिस्टिक्स विच चेंज ऑन मिक्सिंग, क्योंकि आप इसमें जब मिक्सिंग करते हो सैम्पल्स की, एक सैम्पल लिया, दूसरा सैम्पल लिया, फिर उनको मिक्स किया, उस मिक्सिंग से पीएच भी चेंज हो जाता है। तो पीएच भी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है वाटर की जिसको आप कंपोजिट सैम्पलिंग से टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कंपोजिट सैम्पलिंग कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, रेजिडुअल क्लोरीन लेवल एंड पीएच ऑफ द वाटर कैन नॉट बी स्टडीड बाय कंपोजिट सैम्पलिंग। थैंक यू।